नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत की इस कक्षा में। आज तक के कक्षाओं में हमने पढ़ा था लट लकार, वचन, पुरुष, विभक्ति और कारक और ये 3 नियम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल के जितने भी वाक्य होते हैं ये लट लकार के अंदर ही बनते हैं। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे अंग्रेजी में भी वचन होते हैं सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, पुरुष पढ़ा हमने। पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में भी पुरुष होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही हमारे संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, विभक्तियां पढ़ी थी हमने। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। 7 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं। कारकों को याद करने के लिए एक मैंने यहाँ श्लोक लिख दिया है, आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको 6 कारक याद हो जाएंगे। वैसे भी आपको हिंदी के समान ही है ये कारक, तो अगर आपको हिंदी वाले याद होंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। और संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, इसे हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी ये श्लोक याद करने का प्रयास करिए, आप इसे उतार लीजिए और आप याद कर लीजिएगा। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहुः कारकाणि षट्। ठीक है, एक बार फिर से पाठ कर देता हूँ। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहुः कारकाणि षट्। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। आज की कक्षा जो है वो पुरानी कक्षाओं का निचोड़ है, सार है। आज की कक्षा में हम पुराने सारे नियम दोहरा लेंगे और आइए घटा के देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ये हमारा पहला नियम है। कर्ता, ये हमारा कर्ता है स तौ ते त्वं युवाम यूयम अहम अवाम वयम, और सा ते ता ये स्त्रीलिंग के कर्ता है प्रथम पुरुष के। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा तो उसी वचन और पुरुष के क्रिया भी रहेगी। ठीक है, यदि कर्ता मान लीजिए हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। ठीक है, उसका दूसरा नियम है, तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है। तो जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में वाक्य भेद हो जाता है, लिंग भेद से वाक्य भेद हो जाता है, लेकिन संस्कृत में लिंग भेद से वाक्य भेद तो संस्कृत में भी होता है, लेकिन लिंग भेद से क्रिया भेद हिंदी में होता है, लेकिन संस्कृत में क्रिया भेद नहीं रहेगा। जैसे राम खाता है तो यहाँ खाता क्रिया जो है वो खाता है पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, और सीता खाती है तो जब स्त्रीलिंग में वाक्य बन रहा है तो उसमें जो क्रिया रूप है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जो क्रिया रहती है वो वही की वही क्रिया रहती है, चाहे कोई सा भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। जैसे पत्ता गिरता है, ठीक है, पत्ता एक नपुंसक लिंग आकारांत शब्द है, उसकी संस्कृत होती है पत्रम, तो उसका वाक्य बनेगा पत्ता गिरता है। इसका संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो पत्रम पतति। ठीक है, दूसरा पुल्लिंग का वाक्य ले लेते हैं, बालक गिरता है। बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द है और बालकः पतति ऐसा इसका बन जाएगा संस्कृत में। बालक गिरता है, बालक की संस्कृत होती है बालकः, और क्रिया रूप प्रयोग करेंगे पतति। तो पत्ता गिरता है और बालक गिरता है, दोनों में क्रिया रूप में समानता रही, पतति पतति दोनों जगह हमने प्रयोग किया। इसीलिए ये नियम है, जैसे कि तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है। अब स्त्रीलिंग के एक वाक्य देख लेते हैं, बालिका गिरती है, बालिका की संस्कृत बालिका ही होती है। ठीक है, तो बालिका पतति, तीनों जगह हमने एक ही क्रिया का प्रयोग किया है, वह इस नियम के आधार पर हमने किया। ठीक है, और तीसरा नियम है हमारा, कर्ता में प्रथमा व कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, कर्ता कारक जो होता है, कारक मैंने भी बताया आपको, तो कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। आइए हम वाक्यों के द्वारा इनको और अच्छी तरह समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है, वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह। ठीक है, पुल्लिंग करता है इसलिए सह, अगर स्त्रीलिंग करता रहेगी तो सा हो जाएगा। ठीक है, तो वह पढ़ता है, वह की संस्कृत क्या है, सह। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सह। पढ़ता है, पढ़ता है अर्थ में मैंने आपको बताया पठ धातु है, इसके रूप चलते पठती, पढ़ता, पठंती, लट लकार में। ठीक है, वर्तमान काल का वाक्य वह पढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। और पढ़ता है तो सह कहाँ का रूप है, सह करता है
हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, ठीक है। हमारा सब एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, ठीक है। पहले नियम के अनुसार तो वह पढ़ता है कि संस्कृत, सह पठती। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों नियम लग जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। दूसरा वाक्य हमारा है वह पढ़ती है, वह की संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सा। सा कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। सा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की रहेगी, ठीक है। तो सा पठती, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा वाक्य देखते हैं, वह हंसता है, वह की संस्कृत क्या है? पुल्लिंग, वह की संस्कृत है सह, ठीक है। सह लिख देते हैं यहाँ पे। हंसने के अर्थ मैंने आपको धातु बताई थी, हस धातु है, उसके रूप चलेंगे हसती, हसता, हसंती, हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। तो हमारा करता है सह, वो है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमारी कहाँ की रहेगी? प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रहेगी, ठीक है। तो वह हंसता है, वह की संस्कृत मैंने यहाँ लिखी थी सह, हंसने की संस्कृत है हसती, वह हंसता है सह हसती, ठीक है। चौथा वाक्य देखते हैं, वह हंसती है, तो वह, यह स्त्रीलिंग का वाक्य है तो वह के लिए सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं सा, सा। और हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? तीनों नियमों में धातु का रूप समान रहता है, ठीक है। तो वह हंसता है तो भी हंसती लगाएंगे, ठीक है। और वह हंसती है तो भी हम हंसती ही लगाएंगे। और पहला नियम भी लग रहा है हमारा, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ठीक है। तो क्रिया कहाँ की रहेगी? प्रथम पुरुष एक वचन की, क्योंकि कर्ता भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का ही है, ठीक है। सा हंसती। पांचवा वाक्य देखते हैं, तुम दोनों जाते हो, ठीक है। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या है? तुम मतलब होता है तू, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? युवा, यहाँ लिखते हैं युवा। जाते हो, जाने का अर्थ मैंने आपको धातु बताई थी, गम धातु है, गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है। ऐसे चलेंगे रूप। और यहाँ युवाम कहाँ का रूप है? जैसे हमारा क्रिया वहीं की लगाएंगे युवाम के साथ जहाँ का ये रूप है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाना अर्थ है, तो जाना अर्थ में धातु जो है संस्कृत में गम है और उसको गच्छादेश होकर रूप बन जाएगा गच्छथ, युवाम गच्छथ, ठीक है। इससे अगला वाक्य देखते हैं, तुम दोनों जाती हो। तुम दोनों की संस्कृत में तुम दोनों की संस्कृत युवाम ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। छठा वाक्य, तुम दोनों की युवाम जाती हो। तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है, तो यह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, धातु का रूप समान रहेगा। युवाम कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की, युवाम गच्छथ। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा यदि आपको समझ में आ रहा हो, और नहीं भी आ रहा हो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो वो भी कमेंट करिएगा, उसको हम कमेंट्स के माध्यम से या अगले वीडियो में सही करने का प्रयास समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तुम सब यहाँ आते हो, ठीक है। तो तुम सब की संस्कृत सभी को पता है, तुम की तू हो गई, युवाम की तुम दोनों, जुयम की तुम सब, ठीक है। तो तुम सब यहाँ, तुम यहाँ पे तुम सब की संस्कृत युयम, ठीक है, युयम हो गई। यहाँ की संस्कृत मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, शब्दार्थ वाले वीडियो में, यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, ठीक है। तो उसको ऐसे ही बता देंगे यूयम अत्र, ठीक है। आते हो,
तो जाने के अर्थ में जो धातु है वो है गम धातु, और उस धातु में जब आंग उपसर्ग लगा देंगे तो धातु बन जाएगी आगम। तो जाने के अर्थ में गम धातु है और आने के अर्थ में धातु हो जाएगी आगम, ठीक है। और उसको गच्छादेश हो जाता है, गच्छादेश हो जाएगा। तो तुम सब यहाँ आते हो, ठीक है। तो यहाँ आते हो, यहाँ की संस्कृत ये होगी अत्र, और आते हो कि आगम हो जाएगी, उसके रूप चलेंगे आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छता, आगच्छता, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो हम लोग जो क्रिया रूप लगाएंगे वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता हमारा है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की रहेगी। आगम धातु है, रूप बन जाएगा आगच्छतः, ठीक है। इससे अगला वाक्य देखते हैं, तुम सब यहाँ आती हो। फिर से तुम सब की संस्कृत यूयम हो जाएगी, ठीक है। यूयम। यहाँ की संस्कृत होती है अत्र, अत्र ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तुम सब यहाँ और आती हो, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। तो वाक्य किसी भी लिंग का हो, क्रिया हमारी समान रहेगी, आती हो या हो, आते हो, दोनों में। तो हमारा कर्ता है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया रूप भी मध्यम पुरुष बहुवचन का। आगम धातु है तो रूप बन जाएगा आगच्छतः, ठीक है। इससे अगला वाक्य देखते हैं, 9वां वाक्य, हम सब खाना खाते हैं। हम सब की संस्कृत क्या होती है? अहम, ठीक है। हम सब की संस्कृत हो जाएगी अहम, नहीं अहम नहीं होगी, बहुवचन का है ना हम सब, तो अहम, अवम, वयम हो जाएगी संस्कृत हम सब की, वयम। खाना खाते हैं मतलब खाना को खाते हैं, ठीक है। तो को से हमको कौन सा कारक पकड़ में आ रहा है? ये हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। और कर्म कारक के लिए नियम है, कर्ता में प्रथमा व कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति लेंगे? द्वितीय व्यक्ति। खाना की संस्कृत है भोजन, इसके रूप चलेंगे प्रथमा व्यक्ति में भोजनम, भोजने, भोजनानि, और द्वितीय व्यक्ति में भी सेम ही रूप है भोजनम, भोजने, भोजनानि। तो हम सब खाना खाते हैं तो वयम भोजनम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप लेंगे वयम भोजनम। वयम कहाँ का रूप करता है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम, ठीक है। तो क्रिया रूप कहाँ का रहेगा? उत्तम पुरुष बहुवचन का, ठीक है। खाने का अर्थ हमारी धातु क्या है? खाद्य धातु है, मैंने पहले ही बताया आपको। उसके रूप चलते हैं खाद्यति, खाद्यता, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादतः, खादामि, खादावः, खादामः। तो वयम वयम भोजनम खादामः, ठीक है। अब इससे अगला वाक्य देखते हैं, हम सब खाना खाती हैं, स्त्रीलिंग का वाक्य हो गया। तो 10 नंबर डालते हैं, हम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? वयम। और खाना खाते हैं तो खाना को खाते हैं, को से कर्म कारक पकड़ में आया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी, तो रूप क्या बनेगा? भोजनम, वयम भोजनम। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में भोजन शब्द का रूप बनेगा भोजनम, वयम भोजनम। खाती हैं, खाते हैं या खाते हैं, खाते हैं, संस्कृत में धातु रूप में परिवर्तन नहीं आएगा, लिंग भेद से धातु रूप में भेद नहीं आएगा, वही का वही धातु रूप लगेगा, ठीक है। तो वयम भोजनम खादामः और वयम भोजनम खादामः, चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य या पुल्लिंग का, दोनों में सेम ही वाक्य बनेगा, वयम भोजनम खादामः, ठीक है। 11वां, ठीक है। 11वां वाक्य देखते हैं अभी, हम दोनों राम को देखते हैं, ठीक है। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, इसको ऐसे उतार लेंगे आवाम, ठीक है। आवाम हो गई। हम दोनों राम को देखते हैं, को से हमको कर्म कारक पकड़ में आया, ठीक है। और राम शब्द का रूप मैंने आपको याद कराया, रामः, रामो, रामाः, प्रथमा व्यक्ति में, द्वितीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? रामम, रामो, रामान। तो राम एक वचन कर्म है, ठीक है। एक वचन कर्म है तो एक वचन का ही रूप लेंगे। तो हम दोनों की संस्कृत आवाम हो गई, और राम को देखते हैं तो आवाम रामम, ठीक है, रामम।
मैं यहाँ रूप लिख देता हूँ आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का राम शब्द का। प्रथमा और ये हो जाएगा द्वितीय। प्रथमा विभक्ति में रूप रहेगा राम, रामो, रामा। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों आवाम राम को रामम देखते हैं। देखने का अर्थ में जो धातु है वो दृश्य धातु है, उसको पश्च आदेश हो जाएगा लट लकार में। तो उसके रूप चलेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथः, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। आवाम कहाँ का करता है? उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। तो पहले नियम के अनुसार कर्ता का जो क्रिया का वचन और पुरुष होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की रहेगी। धातु है दृश्य, उसको पश्च आदेश होके रूप बनेगा पश्यावह। ठीक है, अब अंतिम वाक्य देखते हैं इस पेज का। हम दोनों राम को देखती हैं। ठीक है, हम दोनों की संस्कृत हो जाएगी आवाम। हम दोनों की संस्कृत है आवाम। ऐसी स्त्रीलिंग का वाक्य है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। केवल प्रथम पुरुष में परिवर्तन रहता है। सह के स्थान पे सा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, तो के स्थान पे ते हो जाएगा और ते के स्थान पर ता हो जाता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भले स्त्रीलिंग का कर्ता हो या पुल्लिंग का। ठीक है, हम दोनों राम को देखती हैं, हम दोनों की संस्कृत हो जाएगी आवाम। ठीक है, राम को देखती हैं तो राम को किससे कर्म कारक का है पकड़ना, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति में क्या रूप बन रहा है? रामम। ठीक है, एक ही राम है तो एक वचन के ही लेंगे राम, तो द्वितीय व्यक्ति में क्या रूप बन रहा है? रामम। आवाम रामम देखती हैं। तो जैसा कि हमारा दूसरा नियम है, तीनों नियमों में धातु का रूप समान रहता है, तो यही रूप आ जाएगा। कहाँ का करता है? उत्तम पुरुष द्विवचन का करता, तो क्रिया रूप भी उत्तम पुरुष द्विवचन का। ठीक है, उत्तम पुरुष द्विवचन का। आवाम रामम पश्यावः। देखिए, उतार लीजिए इसको अपने कॉपी में। साथियों, अगर आप सच में संस्कृत सीखना चाहते हो तो आपको नियम पढ़ना या फिर ये सब याद करना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक ये वाक्य बनाना है। ठीक है, आपको सब नियम याद रहेंगे, ये सब याद रहेगा, लेकिन अगर आप वाक्य का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको संस्कृत कठिन हो जाएगा। लेकिन आप अगर वाक्य का अभ्यास करते जाएंगे तो उनके बीच में वाक्य बनाते बनाते आपके ये सब नियम अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे और ये सब नियम आपको दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। सबसे मुख्य कार्य है अभ्यास का, वाक्यों का अभ्यास करिए आप सबसे अधिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ वह पढ़ता है, एक वाक्य मैंने दिया। ठीक है, इसको आप द्विवचन में परिवर्तित करके बना सकते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों की संस्कृत हम बता देंगे पहले। वे दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी। तो और तो कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं तो क्रिया भी कहाँ की आ जाएगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। तो पढ़ता है, इसी को बहुवचन में बना लीजिए। वे सब पढ़ते हैं तो वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते, और कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है तो ते पठन्ति। ठीक है, इसी प्रकार वह पढ़ती है तो सा पठती, फिर द्विवचन में ते पठता और बहुवचन में ताहा पठन्ति। फिर और नीचे वाला तुम दोनों जाते हो, ये वाक्य देख लेते हैं। तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों जाते हो ये द्विवचन का वाक्य है, इसको आप एक वचन में बना लीजिए अपने आप। तुम जाते हो या तू जाता है। ठीक है, तू जाता है अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन अब वाक्य सीखे, एक बार सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप करते रहिएगा जो भी प्रयोग करना है। तो द्विवचन का वाक्य इसको एक वचन में कर लीजिए, तू जाता है। अब इसकी संस्कृत बनाइए, तो तू की संस्कृत रहेगी त्वम, और जाने की संस्कृत क्या होती है? गम धातु मैंने बताया, जिसको गच्छादेश से जाता है, उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो त्वम करता है मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की रहेगी।
तं गच्छसि। ऐसे ही इनका वचन और पुरुष बदल बदल के वाक्य बनाइए। इन्हीं वाक्यों को अलग अलग पुरुषों और वचनों में बदल बदल के बनाइए। इस अभ्यास से आपको संस्कृत सरल हो जाएगा और जल्दी से आप सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि अगर आपको संस्कृत 2 महीने में, मतलब मैं आपको 2 महीने में संस्कृत सिखा सकता हूँ, तो उसमें सबसे मुख्य भूमिका इसी चीज़ की रहेगी, इन्हीं वाक्यों की रहेगी। आप जितने स्तर के वाक्य बना पाएंगे, जितना एक वचन को द्विवचन में, द्विवचन को बहुवचन में ऐसे परिवर्तित कर करके वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार के बनाइए, आप बहुत ही जल्दी संस्कृत सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी शंका हो तो आप उनको कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। हम उनका अगले वीडियो में या कमेंट्स के माध्यम से ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।